नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही बेहतरीन सेशन में। दोस्तों, आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस सेक्शन के, ठीक है। और ये आपके यूज़फुल हैं आपके पेट 2024 होने वाला है उसके लिए, ठीक है। और आपके लोअर पीसीएस के लिए, आपके जेए के लिए, मतलब जो भी आप पेपर यूपीएससी का देते हैं उसमें जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन में आपको कराने जा रहा हूँ। तो बहुत ही आप बढ़िया से देखिए और अभ्यास कीजिए इन प्रश्नों का, और जहाँ कमी रह रही है उनको दोबारा से अपना टॉपिक जाके पढ़िए, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको क्या कराता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ। आप प्रैक्टिस करिए यहाँ पर, उसके बाद आप अपने जो भी कमियाँ हैं उसको दूर करिए, लिखिए, समझिए चीज़ों को, ठीक है, और सफल होइए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम 86 क्वेश्चन से, हम पहली क्लासों में और क्वेश्चन कर चुके हैं। 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका पैट 2023 में आया क्वेश्चन है। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान? तो ये संबंधित थे कहाँ के? आपके राजस्थान से संबंधित थे, ठीक है। ये आदिवासियों के मसीहा के नाम से मोतीलाल तेजावत प्रसिद्ध थे। इनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता था, ठीक है। राजस्थान से संबंधित था इनका। इन्होंने सर्वप्रथम चित्तौड़ जिले के एक गांव था, है ना, मात्र कंडिका, वहाँ पर एक आंदोलन का सूत्रपात किया था। एक ही आंदोलन, कौन सा? एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था, ठीक है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 87। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और पहला ढाका बर्मा अधिनियम 1935, दूसरा बर्मा अधिनियम, बर्मा सरकार अधिनियम, वाइट सरकार अधिनियम, और तीसरा है क्रिप्स सरकार अधिनियम। सही विकल्प है इसका बी, ठीक है। आपका बर्मा सरकार अधिनियम 1935 सबसे लंबा अधिनियम था। इसके बढ़ते आकार की वजह से इसे दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया, ठीक है। एक था आपका भारत सरकार अधिनियम और दूसरा था आपका बर्मा सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। काफ़ी लंबा था, इसे अलग अलग भागों में बांट दिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने 88। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? सैयद अहमद खान, हकीम अजमल खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या खान अब्दुल गफ्फार खान? तो सही विकल्प है इसका आपका खान अब्दुल गफ्फार खान साहब थे, जिन्हें खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इन्होंने पेशावर में सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। पेशावर में इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था, फ्रंटियर गांधी। अगला प्रश्न है आपके संवैधानिक विकास और विशेषताओं से संबंधित है। 89 प्रश्न है। मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, विजय लक्ष्मी पंडित या बाबा साहेब गंगाधर खेर या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा? तो दोस्तों, इसका जो सही विकल्प है आपका वो था प्रेम बिहारी रायजादा, नारायण रायजादा। इन्होंने इसको हस्तलिखित किया था, यानी हाथों से लिखा था, ठीक है। लेकिन इनके जो संविधान के जो पन्ने हैं उनको सजाने का काम किसने किया था? शांति निकेतन के कलाकारों ने, यानी पेजों को मतलब सुंदर बनाने के लिए काम किया था आपके शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 90। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? नेहरू साहब या पटेल साहब या सरोजिनी नायडू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य प्रस्ताव आपको 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 91। निम्नलिखित में से कौन सा 1992 के सुधारों का विस्तार था? भारत सरकार अधिनियम 1935, बेबल योजना 1945, 1909 का परिषद अधिनियम या डी 1919 का भारत सरकार अधिनियम? तो 1992 के सुधारों का विस्तार कौन था आपका? बेबल योजना 1935, ठीक है। बेबल योजना 1945 सुधार था आगे का। क्या था इसमें? 1919 का एक भारत सरकार अधिनियम था, उसमें 1992 के सुधारों का विस्तार था, यानी 1909 था, 1892 के सुधार का विस्तार क्या था आपका? 1909 था, ठीक है ना, 1909 था। तो 1909 के भारतीय अधिनियम में प्रांतीय विधान परिषद में गैर सदस्यीय सदस्यों की संख्या बढ़ाकर इसे बहुमत प्रदान कर दिया गया, जबकि 1992 के सुधारों में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायकों में सरकारी सदस्यों का बहुमत था, ठीक है। 1909, यानी इसका विकल्प मैंने गलत टिक कर दिया है, इसका विकल्प हो जाएगा 1909 का होगा विकल्प सी, ठीक है। 1909 इसका विस्तार था। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रस्तावना।
से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए थे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। विश्वास स्वतंत्रता बिल्कुल है, धर्म और उपासना स्वतंत्रता बिल्कुल है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, या डायरेक्ट ही कर लो, है ना। आर्थिक स्वतंत्रता का आपका उद्देश्य इसमें उल्लिखित नहीं है, बाकी सारे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 93। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है क्या है। केवल महिलाओं के समान अवसर, मौजूदा प्रणाली को संशोधित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, शिष्ट वर्ग के प्रति पक्षपात, या समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। तो इसमें आपका सामाजिक समानता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है, ठीक है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम दिए गए हैं, है ना। एक है आपकी सामाजिक समानता, दूसरे समानताएं, दूसरी है आपकी राजनीतिक समानताएं, और तीसरी है आपकी आर्थिक समानताएं, ठीक है। अब मौलिक अधिकारों से देखिए कितने प्रश्न आपके 2023 में पूछे गए थे। मौलिक अधिकारों संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा है। प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, बिल्कुल नहीं है। मौलिक अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं और हस्तांतरणीय हैं, अधिकार नहीं है, किसी को हम नहीं दे सकते। मौलिक अधिकार उम्र पर आधारित होते हैं, बिल्कुल नहीं। मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही क्या कर सकते हैं, निलंबित किया जा सकता है ना, है ना। राष्ट्रीय आपात यानी 352 के अंतर्गत जो लगाया जाता है उसके अनुसार ही, ठीक है। इसमें भी आपके 2 अधिकार नहीं निलंबित होते, कौन सा, एक तो 20 और एक 21, ठीक है। 20 और 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है 95। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है, बताइए। बेगारी का निषेध, अस्पृश्यता का निषेध, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, या तस्करी का निषेध। तो शोषण के विरुद्ध अधिकारों में आपका अस्पृश्यता का निषेध शामिल नहीं है, ठीक है। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। 23 में क्या है, मानव का बलाश्रम और दुर्व्यवहार है ना। और 24 में क्या है, 24 में बच्चे हैं ना। 24 में बच्चे मतलब 24 में बच्चों का श्रम, यानी 14 वर्ष से कम जो बच्चे होंगे उनको रोजगार पर प्रतिबंध है। 96 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना। उत्प्रेषण, निषेध, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार अपेक्षा। तो भारतीय संविधान में जो सूचित होना का प्रमाणित होना इसका वो है अर्थ है आपका उत्प्रेषण, ठीक है। उत्प्रेषण है, ठीक है। आर्टिकल 32 में हमारी दी गई है। आर्टिकल संविधान अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है ना। इसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन अगर होता है तो सर्वोच्च न्यायालय आपका उच्च न्यायालय है ना, हाई कोर्ट आपके 226 के तहत आपका मतलब सुनवाई करेगा, ठीक है। और ये है 32, आर्टिकल 32, इसमें है आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 226 आपका हाई कोर्ट के लिए दिया गया है आर्टिकल, और 32 आपका दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए। 97 क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इनमें से किया गया है, किस भाग में किया गया है, भाग पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। सही विकल्प है इसमें आपका भाग 4A में आपका मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है ना। ये भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। इसमें 51A यानी 51 का के तहत मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। इनकी संख्या शुरुआत में 10 थी, लेकिन इनकी संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है, 11। क्या हो गई है, 11। इनको शामिल किया गया था 42 में संविधान संशोधन के तहत 1976 में शामिल किया गया था, ठीक है। एक समिति बनी थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। उसने सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया था। उन्होंने दी थी सिफारिश किसकी, 10 की दी थी, ठीक है। 10 की सिफारिश दी थी, लेकिन 11वां आपको 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां 2002 में मौलिक अधिकार जोड़ा गया। इसमें क्या था, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना उनका माता पिता का कर्तव्य है, ये उनका मौलिक अधिकार था। अगला है आपके सामने प्रश्न संख्या 98। ये DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। समाजवाद, मौलिक अधिकार, गांधीवादी सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। राज्य को नीति बनाते समय ये आपके भाग 4 में स्थित है, ये अनुच्छेद, ये आर्टिकल 36 से 51 तक इनका वर्णन दिया गया है। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। 99 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं।
यूक्रेन, आयरलैंड, कनाडा या यूएसए। तो ये अपनाए गए हैं आपके किसके, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। और एक सशक्त केंद्र की स्थापना ये आपके सशक्त केंद्र की स्थापना ये आपके कनाडा से अपनाई गई है, ठीक है। और मूल अधिकार कहाँ से है, यूएसए से मूल अधिकार, है ना। और कनाडा से क्या है, सशक्त केंद्र की अवधारणा, सशक्त केंद्र की अवधारणा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इससे संबंधित प्रश्न है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका सही विकल्प 70 है, 380 है, 326 है या 356 है। सही विकल्प है इसका 356 के तहत राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता में, है ना, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगला है आपके सामने 101, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता? लोकसभा के सदस्य बिल्कुल साफ करते हैं, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित बिल्कुल करते हैं, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्य बिल्कुल करते हैं, विधान परिषद के सदस्य इसके लिए वोट नहीं डालते, राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डालते, बाकी ये सारे डालते हैं। 102 प्रश्न है मित्रों सामने, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? सदस्यों का नामांकन, अप्रत्यक्ष चुनाव, सदस्यता का कार्यकाल या महाभियोग की शक्ति? तो महाभियोग की शक्ति राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है, ठीक है। यानी महाभियोग की शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है लेकिन विधान परिषद को प्राप्त नहीं है, ठीक है। 103 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया? यानी भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग कब किया? हिंदू कोड विधेयक पर किया, दहेज निषेध विधेयक पर किया, या विकल्प सी, या भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर किया? तो किया था, कब किया था? ज्ञानी जेल सिंह जी ने किया था, भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर किया था। किसने किया था? आपके राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने, ठीक है। पॉकेट बीडी का यूज किया था, पॉकेट बीडी का उपयोग किया था, ठीक है। ये 1986 के टाइम था, ठीक है। इनका कार्यकाल था वो 1982 से 87 तक इनका कार्यकाल था ज्ञानी जेल सिंह का। 105 प्रश्न है दोस्तों, संख्या 105 है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? कितने महीने? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने? सही विकल्प है 6 महीने। 6 महीने तक आप बिना संसद के सदस्य रहे आप मंत्री पद धारण कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 106, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? 162, 70, 165 या 167? तो आपका आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। 162 राज्य कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। किसका विस्तार है? राज्य कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है, ठीक है। और 165 किसके लिए है? 165 महाधिवक्ता के लिए है। 170 किसके लिए? विधानसभाओं की संरचना। किसके लिए? विधान सभाओं की संरचना के लिए है, ठीक है दोस्तों। यानी मुख्यमंत्री की पावर्स और उसके अधिकार 167 में है, 167 में है। 107 प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संशोधित कर सकते हैं? राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं। सही विकल्प कौन सा है बताइए? 165 के तहत या 176, 75 या 64? सही विकल्प है 175, है ना। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 में यह शामिल है कि राज्यसभा के राज्यपाल विधानसभा को संशोधित कर सकते हैं तथा सदन को संदेश भेज सकते हैं, ठीक है। और 176 है राज्यपाल के विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण के लिए है। 164 है मंत्रियों के बारे में है, मंत्रियों के बारे में। और सीएम के बारे में कौन सा है? 167 सीएम के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न है न्यायपालिका से संबंधित है, पेड़ 2030 में आया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था। उद्घाटन संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। कब किया गया था सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन? 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 या 28 जनवरी 1948? सही विकल्प है आपका 28 जनवरी 1948 को भारत के संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था।
दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। कलकत्ता उच्च न्यायालय, यही सही है, क्यों जाओ आगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय का संबंध न्यायालय का कार्यक्षेत्र आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक स्थित है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है पंचायती राज से, ठीक है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार का पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था। राजेश पंत विशेषज्ञ समिति, बाघोल समिति, शिवनारायण समिति या एमएल सिंघवी समिति। सही विकल्प है आपका एमएल सिंघवी समिति। दोस्तों पैट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए 1986 में एमएल सिंघवी समिति का गठन किया गया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है जीएस का, क्योंकि पैट में आपके जीएस का वेटेज बहुत होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप बड़ा ध्यान से इसको समझिए। पैट में जीएस ही आती है ज़्यादातर, है ना। पैट में जीएस इसका अच्छा हो जाता है, उसके काफ़ी अच्छा परसेंटाइल मतलब नंबर आते हैं और काफ़ी उसको लाभ होता है आने वाली परीक्षाओं में आपके मेंस में बैठने के लिए। दोस्तों फिर से कह रहे हैं, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट की लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं कल। और फिर कह रहा हूँ मैं, जितना यूपी स्पेशल जरूरी है उतना ही आपका जीएस कंप्यूटर हिंदी जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।